वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा पर इसराइल ने किए फ़ज़ाई हमले, कई इलाकों की कट हो गई बिजली। फ़लस्तीन से दागे गए रॉकेट को बताया हमले की वजह। ईरान में जारी मुजाहिरों में शिद्दत बरकरार। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा, हम ईरान को आज़ाद करवाएंगे। फायरिंग में बाल बाल बच जाने वाले इमरान खान ने किया पाकिस्तानी कौम से खिताब। पीएम शहबाज शरीफ के इस्तीफे तक लॉन्ग मार्च जारी रखने का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी से दोबारा कांग्रेस में आने वाले इंद्रनील राजगुरु का सनसनीखेज इंकशाफ। करप्शन में मुलव्विस है आप, 6 महीने पहले तय कर दिया था गुजरात का सीएम उम्मीदवार। और ठग सुकेश चंद्रशेखर के केजरीवाल और सत्येंद्र जैन से राब्तों पर आपका आया रिएक्शन। कहा, सुकेश ने अमित शाह के नाम पर मांगे थे 215 करोड़ रुपए। और दिल्ली की अदालत ने पीएफआई के दरख्वास्त गुजार मुलजिम की जमानत की मंजूर। बीवी की डिलीवरी के लिए दी 60 दिनों की ऊपरी जमानत। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन के तमाम शहरों में मौजूद मसाजिद में नमाजियों की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए जारी फ़जर अज़ीम मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नमाज फ़जर में गज़ा की पट्टी, ग़र्ब उर्दन, अल-क़ुद्स और शुमाली फ़लस्तीन की मसाजिद नमाजियों से भर गए। इस मौके पर मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखने में आए। क़ब्ल अज़ीं नमाज फ़जर से कबल ही फ़लस्तीनियों के मसाजिद में आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा और ग़र्ब उर्दन के मस्जिद इब्राहिमी में नमाज के लिए आने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों को शदीद मुश्किलात और रुकावटों का सामना करना पड़ा। क़ाबिज़ फ़ौज ने नमाजियों को जगह जगह रोक कर उनकी शनाख्ती परेड की। इजरायली हुकूमत की जंगी तैयारों ने अल मकाजी कैंप को अपनी जारहियत का निशाना बनाया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के नतीजे में गजा के बाज़ इलाकों की बिजली कट हो गई। इजरायली हुकूमत की फ़ौज ने दावा किया है कि यह हमला गजा से दागे जाने वाले मिसाइल के जवाब में किया गया। सियोनी फ़ौज के तर्जुमान ने गजा पर हमला किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस हमले में हमास के एक सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइली ज़राए के मुताबिक जुमेरात को गजा से मकबूजा फ़लस्तीन पर कई रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इसराइल का आयरन डोम सिस्टम अलर्ट हो गया और ख़तरे का सायरन बजने लगा। जबकि गजा से ये रॉकेट जुनैन कैंप पर सियोनी फ़ौज की जानिब से 2 फ़लस्तीनी शहीद और 4 दीगर ज़ख्मी कर दिए जाने के जवाब में फायर किए गए थे।
हमारा मकसद ऐसे कामयाब, बाअखलाक और नेक नौजवानों को परवान चढ़ाना है जो मुल्क की तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और दुनिया में अपनी बात मनवा सकें, तालीम और रिसर्च पर नज़र रखें और अखलाकी तौर पर मजबूत किरदार के मालिक हों। ये कहना था तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का, जो इस्तांबुल में दूसरे तालीमी सरबराही इजलास में वीडियो खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने बच्चों की सेहत, कामयाबी और बामाने तालीम और तहक़ीक़ को बड़ी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि इस सोच व तफ़हीम के साथ हम तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने से लेकर अपने तदरीसी अमले को मजबूत बनाने, नए तरीक़ों को अमली जामा पहनाने और तालिब इल्म को बेहतर बनाने तक बहुत से शोबों में अपने काम को जारी रखे हुए हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम ईरान को आज़ाद करवाएंगे। सदर बाइडन ने ईरान में महसा अमीनी की ज़ेर हिरासत मौत के बाद शुरू होने वाले और तकरीबन 50 दिन से जारी एहतजाजी मुजाहरों के बारे में कहा कि हम ईरान को आज़ाद करवाएंगे। मुल्क में 8 नवंबर को मुतवक्को कांग्रेस के मिड टर्म इंतखाबात से कबल कैलिफोर्निया में मुतवक्को डेमोक्रेट पार्टी के इजलास से खिताब में उन्होंने ईरान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। अपने हिमायतियों की तरफ से सेलफोन उठाकर आज़ाद ईरान का पैगाम दिखाए जाने पर उन्होंने कहा कि फ़िक्र ना करें, हम ईरान को आज़ाद करवाएंगे, ईरानी मुस्तक़बिल करीब में ख़ुद को आज़ाद करवा लेंगे। फायरिंग के वाक़े में बाल बाल बच जाने वाली साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तानी कौम से खिताब किया। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपनी आज़ादी पर समझौता ना करें और अपना एहतजाज जारी रखें, क्योंकि एहतजाज आपका जमहूरी हक़ है। लाहौर के शौकत खानम अस्पताल में व्हील चेयर पर बैठे इमरान खान का कहना था कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक उन पर हमले में मुलविस अफराद मुस्तफ़ी नहीं हो जाते। इससे पहले उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर पर फायरिंग के इस वाक़े में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया था। उनका कहना था कि जब तक ये 3 लोग अपने ओहदों पर मौजूद रहते हैं, उस वक्त तक सानह वज़ीराबाद की शफ़ाफ तहक़ीक़ात मुमकिन नहीं। मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा, इसलिए कि इस कौम के ऊपर अगर इन चोरों ने और इन जालिमों ने हुक्मरानी करनी है और अगर हम बाहसियत कौम इसको एक्सेप्ट कर गए तो इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। ये बड़ी ख्वाब थी, इसलिए लाखों लोग मरे नहीं थे, कुछ शहादतें नहीं हुई थी। मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूं, एक घर नहीं था जो ईस्ट पंजाब से जिधर लोगों की कुर्बानियां, औरतें, बच्चे, जिस तरह कत्लेआम हुई थी। ये बड़ी कुर्बानी के बाद मुल्क बना था। कायद आजम जब पाकिस्तान लैंड किया, उन्होंने 3 हफ्ते पहले इंसाफ नहीं, आजादी नहीं। तो मेरे पाकिस्तानी हूं, आपने सब ने जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते, आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने सड़कों पर प्रोटेस्ट करना आपको आपका आइन राइट देता है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना आपका दीन आपको हुक्म करता है। जहाद करना है। जहाद क्या है? जुल्म के सामने खड़े होना, नाइंसाफी का मुकाबला करना, अपनी आजादी के लिए खड़े होना। ये आपका फर्ज है। और अल्लाह ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि अल्लाह को पता है कि गुलाम की कोई परवाज नहीं है। तो इंसाफ आपको आजाद करता है और आजाद की परवाज है। तो इसलिए आपने सबने निकलना है, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है। क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते, ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल करते हैं सब कुछ है। FIA सारी एजेंसीज इनके कंट्रोल के नीचे, तो कैसे इंसाफ मिलेगा? जनरल बाजवा को भी कहना, मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये फैसल, मेजर जनरल फैसल कर रहा है, ये इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। फौज इस मुल्क की जरूरत है। हम जो मेरी तरह के लोग आजाद सोच ही नहीं सकते जिंदगी आजादी के अलावा, वो चाहते हैं कि हमारी फौज मजबूत हो, क्योंकि मजबूत फौज ही हमें आजाद रखेगी। ये कमजोर कर रहा है फौज को। इन हरबों से हमारी फौज कमजोर हो रही है। हम जब तनकीद करते हैं, ये तामीरी है, ये अपनी फौज को कमजोर करने के लिए नहीं हम कर रहे हैं। हम आपको आज कह रहे हैं, सारी कौम आपको कह रही है कि ये चोरों के साथ हमने नहीं चलना।
कौम आपको बार बार कह रही है। ना ये करें कि हमें इन डंडे मार मार के ये फैसल कि जी नहीं आपने भेड़ बकरियों की तरह इनके साथ चलना, नहीं चलना, इन्होंने मारे और फिर धमकियां दें आगे से कि ये बता दो कि इमरान खान से भी यही होगा। यानी ये हमारी एजेंसीज है, इनका ये काम है कि मुल्क को ही कमजोर करो। तो प्रोटेस्ट होगा जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करेंगे। जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा, आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आज़ादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अलकायदा के बानी सरबराह मकतूल उसामा बिन लादेन की पुरअसरार हलाकत की तरह उसके कातिलों के बारे में भी कई किस्म की क़यास आराइयों का सिलसिला जारी है। मगरबी मीडिया की जानिब से मई 2010 को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक कंपाउंड में मुबैना तौर पर छुपे अलकायदा रहनुमा को कत्ल करने वाले फ़ौजियों की शनाख्त के दावे किए जाते रहे हैं। ताहम बिन लादेन पर पहली गोली चलाने वाले अमरीकी कमांडो की तस्वीर और वीडियो पहली मरतबा मंजर आम पर आई हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल के हवाले से एक रिपोर्ट में उसामा बिन लादेन के मुबैना कातिल रोब ओनियल की तस्वीर शाये की गई हैं। अखबार की वेबसाइट पर एक फुटेज भी पोस्ट की गई है जिसमें 38 साला रोब ओनियल को दिखाया गया है। ओनिल और उसके 2 साथी उसामा बिन लादेन के बेडरूम में दाखिल हुए और उन्होंने उसामा बिन लादेन पर 3 गोलियां चलाईं जो जानलेवा साबित हुईं। मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में फ्यूल टैंकर में आग लग गई, ताहम बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा होते होते रह गया। सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट की रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमों ने अल अरीज महल्ले के एक स्टेशन पर फ्यूल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। डायरेक्टोरेट ने निशानदेही की कि हादसे के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं जिन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप इस वाक़े का काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार में उस वक्त आग लग गई जब एक टैंक मुकर्ररा टैंकों में ईंधन का बोझ उठा रहा था। वीडियो क्लिप के मुताबिक एक छोटी कार रुकी और जब ड्राइवर ने नीचे उतरकर दरवाज़ा बंद किया तो ऐसा मालूम हुआ कि पेट्रोल में एक चिंगारी भड़क उठी जो ज़मीन पर फैल गई। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इशुदान गढ़वी को पार्टी की जानिब से गुजरात का सीएम उम्मीदवार मुंतखब किया है। वहीं इशुदान ने इस मौके पर गुजरात की आवाम का हर मुमकिन भला करने का वादा किया। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने इशुदान गढ़वी जी का नाम मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दें। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले इंद्रनील राजगुरु दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी खुलकर करप्शन करती है और उसने सीएम उम्मीदवार का नाम 6 महीने पहले ही तय कर दिया था। कल मेरे कांग्रेस में वापसी के बाद आम आदमी ने ये आरोप लगाया कि मैं सीएम फेस बनना चाहता था और 15 लोगों की टिकटें मांग रहा था। 6 महीने से वहाँ तय था उसका फेस, लोगों को पूछ के नहीं, वो तय था वही बताया लोगों को। और जो 15 टिकटें मैं मांग रहा था तो वो मेरी नहीं मांग रहा था। जहाँ मजबूत लोग थे, आम आदमी पार्टी के थे, वो मजबूत लोग को छोड़ के जो भाजपा को उपयोग में आ सके ऐसे लोगों को टिकटें दे रहा था। तो मैंने वहाँ मेरा स्टैंड लिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए गया था, कांग्रेस को नहीं। लेकिन मुझे बोला गया कि वो इतनी जिद मत करो, छोड़ो, ऐसा ही चलता है, कमलम से लिस्ट आता है, थोड़ा बहुत वो भी करना पड़ता है करके। दूसरी बात, मैं इसलिए पार्टी छोड़ी कि ये लोग बोलते हैं कि वो करप्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर करप्शन नहीं होता है तो कहाँ से आता है। मैंने देखा कि ढेर सारा पैसा आया, कितना था अंदर वो पता नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा आया। मैंने पूछ भी लिया कि भाई कहाँ से आया, कैसे आया। 1 अक्टूबर को जब दोनों सीएम आए थे तो राजकोट ही आए थे, तब मैंने पूछ लिया कहाँ से आया, तो इशारों में कह दिया कि ऐसे हम लेके आए। तो ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी है। सही मायने में इसलिए कांग्रेस में मैं आ गया कि कांग्रेस एक सही मायने में देश को गुमराह नहीं करती है, देश को सच बताने की हिम्मत रखती है। थैंक यू। साथियों, आपने सुना ये, और जब हम सब ने सुना, रघु भाई ने और ओझा जी और मैंने, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि पंजाब सरकार का हवाई जहाज, 2 मुख्यमंत्री उस हवाई जहाज में गुजरात पहुंचते हैं 1 अक्टूबर जो कि तारीख ही बता रहे हैं, और उसमें थैले भरकर पैसे आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये कैसे ले आए, तो इशारे से यूं बताते हैं कि ये सब हवाई जहाज से आ गए। ये है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा क्यों आ रहा है, कैश में आप कहां से लेकर आ रहे हैं। और जो पेड वर्कर की जो परंपरा परसों रघु भाई आपको बता रहे थे, ये पैसा कहां से आ रहा है। आप सोचिए, दिल्ली से जीता यहां का पैसा पंजाब में लगाया, पंजाब से जीता वहां का पैसा गुजरात में लगाया, और इन दोनों राज्यों की हालत देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की जानिब से पैसे वसूलने के इल्ज़ाम पर कहा कि ये सब बीजेपी की फर्जी कहानियां हैं। उन्होंने ठग सुकेश की चिट्ठी की सत्येंद्र जैन के खिलाफ चिट्ठी को बीजेपी की अफसानवी कहानियां करार देते हुए कहा कि गुजरात के मोरबी में हुए हादसे से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए ये कहानियां बनाई गई हैं। केजरीवाल ने पूछा कि अगर ये सही चिट्ठी थी तो इस केस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मोहब्बतों का दौर चल रहा है। साथ ही सनसनीखेज दावा करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की जानिब से उन्हें ऑफर मिला है कि गुजरात में इलेक्शन मत लड़ो, तुम्हारे मिनिस्टर्स को छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेकर इंतखाबात लड़ रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि सुकेश ने रेनबैक्सी कंपनी के मालिक से 215 करोड़ रुपए अमित शाह के नाम पर मांगे थे। भारतीय जनता पार्टी
गुजरात और दिल्ली में नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनावों को लेकर जिस तरह से घबराई हुई है, उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जैसे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और उनका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। मैं याद दिलाऊंगा सुकेश चंद्रशेखर कौन है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वो आदमी हैं जिन्होंने रेनबेक्सी के मालिक शिवेंद्र सिंह जब जेल के अंदर बंद थे और उनके भाई बंद थे, तो शिवेंद्र सिंह की पत्नी से पैसे मांगे और वो पैसे दिए गए। 215 करोड़ रुपए शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने दिए, सुकेश चंद्रशेखर के नाम पे दिए। अब सुकेश चंद्रशेखर तो जेल में बंद थे, उनके पास तो वो पैसा आ नहीं सकता। सुकेश चंद्रशेखर ने किसके नाम पे वो पैसे मांगे? सबसे पहले उन्होंने लॉ सेक्रेटरी के नाम पे मांगे, होम सेक्रेटरी के नाम पे मांगे और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पर 215 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर को दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, अपना स्टार कैंपेनर बना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री के नाम पे 215 करोड़ रुपए लिए गए, वो पैसा अमित शाह जी ने कहां रखा है? सुकेश चंद्रशेखर तो बहुत महान आदमी है, वो तो सच बोलते हैं, वो तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे दिन उनका गुणगान कर रही है। तो ये बताए कि ये जो 215 करोड़ रुपए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पे सुकेश चंद्रशेखर ने लिए हैं, ये पैसा कहां रखा गया है? हम भारतीय जनता पार्टी के उन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं। कांग्रेस की झारखंड यूनिट के सदर राजेश ठाकुर ने आज बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार मरकज़ी हुकूमत कांग्रेस की बढ़ती अवामी मकबूलियत से घबरा कर पार्टी लीडर राहुल गांधी का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। मेदिनीनगर में मीडिया से बात करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा के हक़ में झारखंड के गाँव में अपने तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान कन्वीनर सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। दिल्ली की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े एक केस के एक मुलजिम को उसकी बीवी के डिलीवरी की बुनियाद पर 60 दिनों की मुद्दत के लिए अबूरी जमानत दे दी है। मुलजिम को पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने पीएफआई मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। एडिशनल सेशन जस्टिस संजय खंगवाल ने जुमा को पूरी जमानत देते हुए कहा कि तफ्तीशी दफ्तर की तस्दीक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिम की बीवी हामिला है और उसकी डिलीवरी 16 या 17 नवंबर 2022 को मुतवक्को है। अदालत ने आगे कहा कि दरख्वास्त गुजार को अबूरी जमानत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुतल्लिका जेल कमिश्नर के रूबरू खुद सुपुर्दगी करने का हुक्म दिया जाता है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। गजा पर इसराइल ने किए फ़ज़ाई हमले, कई इलाकों की कट हो गई बिजली। फ़लस्तीन से दागे गए रॉकेट को बताया हमले की वजह। ईरान में जारी मुजाहिरों में शिद्दत बरकरार। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा, हम ईरान को आज़ाद करवाएंगे। फायरिंग में बाल बाल बच जाने वाले इमरान खान ने किया पाकिस्तानी कौम से खिताब। पीएम शहबाज शरीफ के इस्तीफे तक लॉन्ग मार्च जारी रखने का किया ऐलान।
आम आदमी पार्टी से दोबारा कांग्रेस में आने वाले इंद्रनील राजगुरु का सनसनीखेज इंकशाफ। करप्शन में मुलव्विस है आप, 6 महीने पहले तय कर दिया था गुजरात का सीएम उम्मीदवार। और ठग सुकेश चंद्रशेखर के केजरीवाल और सत्येंद्र जैन से राब्तों पर आपका आया रिएक्शन। कहा सुकेश ने अमित शाह के नाम पर मांगे थे 215 करोड़ रुपए। और दिल्ली की अदालत ने पीएफआई के दरख्वास्त गुजार मुलजिम की जमानत की मंजूर। बीवी की डिलीवरी के लिए दी 60 दिनों की ऊपरी जमानत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।